पढ़े हैं लास्ट टाइम जो मैंने आपको पढ़ाया था? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे चल रहा है? क्यों, पढ़ते रहिए। देखिए, ग्रोथ कंप्लीट हो गया था, ग्रोथ कर्व मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। डेवलपमेंट को बोला था, डेवलपमेंट एक ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड टर्म समझ रहे हैं, इसमें ग्रोथ भी आती है। डेवलपमेंट में ग्रोथ भी आएगा, डिफरेंशिएशन भी आएगा। समझ में आ रहा है? तो कितनी चीजें हैं डेवलपमेंट में? दो चीजें हैं इसमें, ग्रोथ भी होती है और साथ में डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझ में आया था? मेच्योरिटी आना, मेच्योर होना। जैसे सेल जब डिवाइड करती है तो डिवाइड करने के बाद में क्या होगा? सेल शेप, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इसकी सेल डिवाइड करेंगी तो 2, 4 ये सब बनेगा, ठीक है। इसके बाद सेल साइज में इलोंगेट करेंगे, साइज में बड़ी होंगी, देन क्या होगा? इनसे टिश्यू बनेगा। तो टिश्यू का बनना ही क्या है? डिफरेंशिएशन है। समझ में आया? सेल अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब ग्रोथ जानते हैं आप लोग, ग्रोथ क्या है? बता दिया मैंने, इंक्रीज इन द साइज, साइज में इंक्रीज होना, आइदर वेट, ठीक है, लेंथ, कोई या नंबर ऑफ सेल बढ़ना, वो ग्रोथ है। तो दोनों मिला के डेवलपमेंट होता है। बुक में लिखा गया है टॉपिक डेवलपमेंट, इसको बताया गया है कि प्लांट में सीड जर्मिनेशन से लेकर के, कहां से लेकर के? फ्रॉम सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन से लेकर के और प्लांट के डाई होने तक, जब तक प्लांट डाई नहीं हो जाता है वहां तक उसकी बॉडी में जितनी भी चेंजिंग होती रहती है, सब क्या है? डेवलपमेंट है। समझ में आया? इसको विकास कहते हैं। तो फ्रॉम सीड जर्मिनेशन टू डेथ ऑफ प्लांट, इसके बीच में जितने भी इवेंट होंगे वो सारे इवेंट क्या कहलाएंगे? इवेंट्स, ठीक है, बिटवीन सीड जर्मिनेशन एंड डेथ, या फ्रॉम सीड जर्मिनेशन अप टू डेथ। या ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लांट की लाइफ साइकिल में जितनी चेंजिंग होती है, क्योंकि लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? जीवन चक्र। प्लांट अपना जहां से लाइफ स्टार्ट कर रहा है, सीड जर्मिनेट होता है, वहां से लाइफ स्टार्ट करता है, और एक समय आता है प्लांट की डेथ हो जाती है। तो प्लांट की लाइफ साइकिल में जितने भी चेंजिंग होती है वो सब क्या है? डेवलपमेंट में आएगा। चेंजिंग समझ रहे हैं? जैसे सीड को जब जर्मिनेट कराया जाएगा तो रूट बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा? स्टेम बनेगा, देन उसके बाद लीफ बनेगी, ठीक है, उसके बाद फ्लावर आएंगे, फ्रूट बनेगा उससे, देन सीड बनेगा, और एक समय बाद प्लांट डाई कट जाएगा। तो ये चेंजिंग हो रही है, कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, यही चेंजिंग क्या होती है? डेवलपमेंट होता है। तो ये चेंजिंग दो वजह से आती है, ग्रोथ भी होती रहती है, साथ में डिफरेंशिएशन भी होता रहता है। क्योंकि जानते हैं एपेक्स पर जो टिश्यू लगा है वो कौन सा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उसकी सेल डिवाइड भी करेंगी और डिवाइड करने के बाद में क्या बनाएंगी? टिश्यू भी बनाएंगी, ठीक है। तो टिश्यू का बनना डिफरेंशिएशन में आता है। आया समझ में डेवलपमेंट क्या होता है? सीड जर्मिनेशन से डेथ तक के बीच के इवेंट को, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, और इवेंट्स इन लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट की लाइफ साइकिल में जो इवेंट है वो डेवलपमेंट बोले जाते हैं। समझ में आ रहा है ये? अब देखिए, बुक में एक दिखाया गया है इस तरीके से डायग्राम, आप देख लीजिए, रे डायग्राम दिखाया गया है। वहां पर लिखा है मेरिस्टेमेटिक सेल, ऐसे लिखा गया होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल। भाई कौन सी सेल डिवाइड करते हैं? तो मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करती हैं। फिर लिखा गया है उनमें क्या होगा? डिवीजन। क्या होता है? सेल डिवीजन। पहले सेल डिवाइड करेगा, उसके बाद देन क्या होगा? सेल इलोंगेशन होगा, ठीक है, और सेल इलोंगेशन के बाद क्या है? सेल डिफरेंशिएशन है। यही तीनों चीजें तो होती हैं सेल डिफरेंशिएशन। टिश्यू का बनना, मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करके टिश्यू बनाती हैं, तो पहले सेल डिवाइड करती हैं, फिर साइज बढ़ता है, और देन फिर क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा, और टिश्यू के बनने को क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन, ठीक है।
और जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो बोलेंगे मैच्योर सेल हो गई। ये सेल कैसी हो गई है? मैच्योर हो गई है, ठीक है, परमानेंट हो गई है, इसको कहेंगे परमानेंट सेल बन गई है। मतलब आप बोलेंगे टिश्यू बन चुके हैं। आप इन्हीं से क्या बनते हैं? परमानेंट सेल का मतलब वो टिश्यू बना लिए हैं जाकर के, ठीक है। और मैच्योरिटी के बाद क्या होता है? सेनेसेंस आता है, एजिंग। जब मैच्योर हो जाता है प्लांट, जितना डेवलप होना हो गया, उसके बाद अब बुढ़ापा आता है तो एजिंग आती है। तो पर इसके बाद कौन सा प्रोसेस चलेगा आगे? एजिंग चलेगा। एजिंग को क्या बोलेंगे? सेनेसेंस। सेनेसेंस यही है, एजिंग है, ठीक है। और एजिंग के बाद एक समय आ जाएगा, उसकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती है और इसमें ये चेंजिंग आ रही है, जो परिवर्तन हो रहे हैं वो परिवर्तन क्या है? डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट पूरी लाइफ चलता है, होल लाइफ। हो गया ये? आगे देखिए, अब इसके बाद कुछ टर्म और दिए हैं बुक में, जल्दी जल्दी नोट किया करिए, थोड़ा सा फास्ट। कुछ टर्म दिए हैं, प्लास्टिसिटी एक वर्ड लिखा हुआ है और एक वर्ड क्या है? हेटेरोफिली है। बहुत आसान चीजें हैं, अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो बाद में नोट कर लीजिए किसी से। प्लास्टिसिटी अब नोट करते रहिए साथ में, अब नोट करते रहिए प्लास्टिसिटी। और एक वर्ड होता है हेटेरोफिली, हेटेरोफिली, ठीक है। प्लांट में हाँ, जब लाइफ साइकिल चलती है, जब जीवन चक्र चलता है प्लांट का, तो उसमें आइए, प्लांट की लाइफ साइकिल में दो तरीके के मतलब कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। चल रहा वीडियो ना, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे प्लांट की लाइफ साइकिल में आपने देखा होगा, धनिया जो होता है, कोरिएंडर, जब प्लांट छोटा होता है, छोटा यंग कंडीशन में, यंग को बोलते हैं जुवेनाइल। क्या बोलते हैं? जुवेनाइल। तो जुवेनाइल स्टेट में धनिया के प्लांट की पत्तियों का शेप कुछ अलग होता है, लेकिन जब वो प्लांट बड़ा हो जाता है तो उसकी पत्तियों की शेप चेंज हो जाती है। देखे हैं आप? देखिएगा, ठीक है। जब उसमें जब फ्लावरिंग आने लग जाएगी तो उसकी पत्तियों की शेप चेंज हो जाती है, जब वो मैच्योर होने लगता है। मतलब दो तरीके की उसमें लीफ आ रही हैं। कुछ जो लीफ अर्ली कंडीशन वाली हैं, जब वो यंग था, जुवेनाइल कंडीशन में था, उसकी लीफ की शेप अलग हो जाती है और बाद में शेप चेंज हो जाती है। दो टाइप की लीफ आ रही है, ठीक है। ऐसे ही कुछ प्लांट होते हैं जो पानी में रहते हैं। तो पानी में रहते हैं तो उनमें दो टाइप की पत्तियां उनमें भी दिखाई देती हैं। जैसे एक प्लांट अभी आप पढ़ेंगे बटर कप, उसमें क्या होता है? जो प्लांट की पत्तियां पानी में प्लांट है, अब जानते हैं कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो वाटर में पूरी तरीके से अंदर डूबे हुए रहते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पानी की सतह पर रहते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका आधा हिस्सा तो पानी के अंदर है, आधा हिस्सा पानी के ऊपर है। ऐसे प्लांटों को बोलते हैं एम्फीबियन प्लांट। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। पानी में भी है और सरफेस पर भी दिखाई दे रहे ऊपर। इनमें क्या है? दो टाइप की लीफ दिखाई देगा आपको। जो लीफ पानी की सतह के ऊपर रहेंगी वो कंप्लीट रहेगा। कंप्लीट का मतलब ऐसे जो नॉर्मल लीफ होती है, लेकिन जो पानी की सतह के नीचे रहेंगी, जो पानी के अंदर डूबी हुई रहेंगी, वो पत्तियां कैसी रहेंगी? कुछ कटिंग रहेगा उसमें, इस तरीके से। ये कटिंग वाली लीफ रहती हैं। जानते हैं इस चीज को? पानी के अंदर जो भी प्लांट रहते हैं उनके में एडेप्टेशन होता है, एक अनुकूलन की। उनकी लीव्स कैसी होती हैं? डिसेक्टेड लीफ होती हैं, क्योंकि ताकि पानी जब आए, वाटर की जब करंट आए तो प्लांट को बहा ना ले जाए, वाटर ऐसे ही निकल जाए। ऐसी लीफ नहीं होती है, लीफ कटिंग होती है उसमें। लेमाइना में क्या होता है? ऐसी ऐसी कटिंग रहती है। आप डायग्राम बुक में देखिए, दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है? फॉर्मेशन। लिख लीजिए आप, फॉर्मेशन या फिर डेवलपमेंट होना, डेवलपमेंट, डेवलप होना ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर। प्लांट की बॉडी में डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर बनना, डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर।
पत्ती की संरचना ही बदल जा रही है, बाकी में ऐसा नहीं होता है। लीफ जैसी छोटी, साइज अलग मैटर है। प्लांट जब छोटा होता है, जो भी ज्यादातर प्लांट है उनकी लीफ जब छोटी होती, प्लांट छोटा है तो लीफ छोटी होगी, बड़ा हो गया तो लीफ बड़ी, लेकिन उसके डिजाइन में अंतर नहीं आता, डिजाइन वही रहती है, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांटों में डिजाइन तक बदल जाती है, वही क्या है, प्लास्टिसिटी है। और वो क्यों होता है, उसका रीजन, दो रीजन है बता रहे हैं। तो पहले फॉर्मेशन या ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर बनना इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट ऑफ, और करके लिखेंगे, और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। देखिए, प्लांट में डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर का बनना किसकी वजह से, एनवायरमेंट की वजह से, या उसकी लाइफ साइकिल में जो अवस्थाएं आती हैं उनकी वजह से। जैसे इसी का एक एग्जाम्पल है हेट्रोफिली। हेट्रोफिली क्या है, एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी। जैसे प्लास्टिसिटी में कोई भी पार्ट चेंज हो सकता है प्लांट का, लेकिन अगर ये चेंजिंग लीफ में आ रही है, किस में आ रही है, लीफ के अंदर आ रही है, तो ऐसी प्लास्टिसिटी को क्या बोलते हैं, हेट्रोफिली। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और होमो का मतलब होता है सेम। तो डिफरेंट और फिली का मतलब है लीफ, डिफरेंट टाइप की लीफ आना, ठीक है, जिसका मीनिंग है डिफरेंट, और ये क्या है, फिली मीनिंग होता है लीफ। डिफरेंट टाइप की लीफ आना, क्यों आना, या तो वो एनवायरमेंट की वजह से आ रही हैं, वातावरण बदल रहा है, या तो उसकी लाइफ साइकिल में जो अवस्थाएं आ रही हैं। जैसे एक होता है छोटे यंग कंडीशन और एक होता है ओल्ड कंडीशन। तो लाइफ साइकिल में भी तो स्टेज आती हैं। ह्यूमन में देखेंगे तो बाल्यावस्था, शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है, ठीक है। तो ऐसी उसमें अवस्थाएं आती हैं। तो इसका रीजन जो है, चाहे प्लास्टिसिटी कहिए, प्लास्टिसिटी का एक एग्जांपल हेट्रोफिली, इसमें लीफ में चेंजिंग आती है। रीजन दो है, या तो एनवायरमेंट अभी जो एग्जांपल आपको बताया, पानी में आधा पार्ट अंदर आधा पार्ट ऊपर उसके बॉडी का, और लाइफ साइकिल का दूसरा एग्जांपल। तो एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी का एग्जांपल है, और इसमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप की लीफ मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ लीफ इन अ प्लांट। एक प्लांट में आपको अलग अलग टाइप की लीफ मिल जाएगी, ठीक है। और क्यों मिलेगा, या तो उसका कारण जो है, या तो एनवायरमेंट बदल रहा है, या तो उसकी लाइफ साइकिल की स्टेजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हेट्रोफिली दो टाइप की है, एक क्या है इसमें, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली, इसी को लिखिएगा टाइप, दो प्रकार की है ये। पहला कौन सा है, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। डेवलपमेंटल समझ रहे हैं, डेवलपमेंट की वजह से, विकास की वजह से हेट्रोफिली आई। जो विकास हो रहा प्लांट में, प्लांट छोटा है फिर धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसमें अलग अलग अवस्थाएं आ रही हैं, डेवलपमेंट चल रहा है, उस वजह से हेट्रोफिली डेवलप हो रही है, दो तरीके की लीफ आ रही हैं। ये आपको किस में मिलेगा, कोरिएंडर में मिलेगा, कोरिएंडर, और किस में, एग्जाम्पल देखिए, कॉटन में लार्क स्पर, कॉटन हो गया और लार्क स्पर, ये तीन प्लांट एग्जाम्पल बुक ने लिखा है। इन तीन प्लांट में क्या है, आपको जुवेनाइल स्टेज में और एडल्ट स्टेज में लीफ में स्ट्रक्चर में अंतर दिखाई देगा, स्ट्रक्चर ही बदल जाएगी, ठीक है। क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ जुवेनाइल एंड एडल्ट स्टेज आर डिफरेंट। क्या हो जाती हैं, स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाती है। डायग्राम एक बुक में दिया हुआ है, देख लीजिए। धनिया में बताया गया, कोरिएंडर में धनिया जब यंग होता है तो उसकी लीफ कैसी रहती है, इस तरीके से, कुछ ज्यादा कटिंग नजर आती है आपको। देखिए धनिया का प्लांट कोरिएंडर का जब छोटा होता है तो उसकी जो मार्केट में आती है, सब्जी में यूज की जाती है, वो पत्ती की स्ट्रक्चर लीफ की क्या होती है, डिजाइन अलग होती है।
उसमें कटिंग ज्यादा होती है, लेकिन जैसे वो प्लांट बड़ा हो जाता है, जब उसमें फ्लावरिंग आने लगती है, फिर उसकी लीफ की स्ट्रक्चर को देखिए तो आपकी लीफ की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, वो थोड़ा सा उसमें कटिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ज्यादा नहीं होती है, कम हो जाती है स्टार्टिंग में। देख लीजिए डायग्राम बना है जो भी है। हाँ, ज्यादा का मतलब नंबर ऑफ लीफलेट ज्यादा दिखा रहा है उसमें ना, आपको लीफ ज्यादा दिखा रहा है। इस डायग्राम को उसने ऐसा किया, ये देखिए इस तरीके से, ये अडल्ट का है, ये जुवेनाइल का है, समझ में आ रहा है? तो स्ट्रक्चर बदल रही है दोनों में लीफ की, ये अंतर आ रहा है। और दूसरा कौन सा हेट्रोफिली है, इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली। इसमें हेट्रोफिली का कारण क्या है, इन्वायरमेंट है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है रेननकुलस, इसी को क्या बोलते हैं, बटर कप, ठीक है। इसमें आपको मैंने बताया था अभी, ये प्लांट ऐसा प्लांट है जिसमें उसके शरीर का आधा हिस्सा पानी के अंदर रहेगा और आधा हिस्सा एयर में रहेगा। ये वाटर की सरफेस है, आधा हिस्सा प्लांट का कहाँ रहेगा, ये प्लांट मैंने बनाया, ठीक है। इसमें ऊपर की लीफ जो रहेंगी, पानी के ऊपर जो एयर में रहती है लीफ, उनकी डिजाइन अलग रहेगी, और जो पानी के अंदर लीफ्स हैं उनकी डिजाइन अलग। वो लीफ पतली पतली रहेंगी, सुई की तरीके से रहेगा, निडल लाइक रहेगा। देखिए ये पानी के अंदर वाली लीफ है और ये वाटर की सरफेस के ऊपर वाली लीफ है। ये ऐसा निडल लाइक क्यों हो गया, टू रजिस्ट द वाटर करंट, ताकि पानी की जब धारा बहे, जब पानी बहे तो जब जितनी ज्यादा चौड़ी लीफ रहती है, और पानी के अंदर अगर कोई प्लांट है तो उसकी लीफ कभी चौड़ी नहीं होती है, क्योंकि अगर लीफ चौड़ा रहेगा जितना ज्यादा, तो जब करंट बहेगा, पानी का करंट बहेगा तो प्लांट को तो भगा ले जाएगा, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए लीफ क्या हो जाती है, पतली पतली हो जाती है, ताकि वाटर की करंट वाटर ऐसे निकल जाए। एकदम बारीक लीफ होती है, निडल लाइक, पतली, ठीक है। डिसेक्टेड बोलते हैं, कटिंग, उसमें कटी हुई लीफ्स रहती हैं, कंप्लीट नहीं रहती हैं, समझ रहे हैं? ये हेट्रोफिली हो गया। आगे देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट आप पैराग्राफ आप पढ़िए, उसके बाद एक पैराग्राफ आगे बताया गया है, उसमें ये बताया गया जो मैंने स्टार्टिंग में अभी आपको लिख दिया, ये लाइन ना, कौन सा वाला ऊपर लिखा था अभी, डेवलपमेंट इज द सम ऑफ द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डेवलपमेंट में दो चीजें आती हैं, ग्रोथ आती है और डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है। और कुछ इसमें लिखा नहीं है। एक और लिखा गया है, जैसे मैंने बोला था ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, किस वजह से ग्रोथ प्रभावित होती है, दो फैक्टर, एक इंट्रिंसिक था और एक एक्सट्रिंसिक था। इंट्रिंसिक में क्या था, जीन था और प्लांट हार्मोन थे, प्लांट से संबंधित कारण। ऐसे ही डेवलपमेंट में बोलेंगे, डेवलपमेंट किस चीजों से प्रभावित होता है, विकास, पौधे में विकास जो है वो किस चीज से प्रभावित होगा, वो लिख लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। फैक्टर समझ रहे हैं ना, कि प्लांट है धीरे धीरे बड़ा हो रहा, कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो प्लांट की ग्रोथ को या प्लांट के डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे। तो जो फैक्टर ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं वही फैक्टर क्या हैं, डेवलपमेंट को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया था दो फैक्टर, इंट्रिंसिक बताया था, इंट्रिंसिक, और दूसरा था एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब प्लांट से संबंधित कारण, उसमें वातावरण का कोई रोल नहीं है, जो प्लांट से संबंधित हैं। तो प्लांट से संबंधित कौन से थे, जीन। अगर प्लांट का जीन खराब है तो डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रोथ बढ़िया नहीं होगी, अगर उसका जीन ही खराब है तो, ठीक है। और दूसरा था प्लांट हार्मोन, अगर प्लांट हार्मोन अच्छे नहीं बन रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं बन रहा है तो हाइट नहीं बढ़ेगा। फिर हार्मोन भी तो बढ़िया बनने चाहिए। हार्मोन कहाँ बनता है, प्लांट के अंदर बनता है, ठीक है, बाहर से भी स्प्रे किया जाता है हार्मोन। और जो एक्सटेंसिव का मतलब ये बाहर वाले फैक्टर, वातावरण में कौन कौन से फैक्टर हैं जो डेवलपमेंट को प्रभावित करते थे। तो ग्रोथ वाले में बताया था मैंने, वाटर है, टेम्परेचर है, लाइट है, ग्रेविटी हो गया, और बताइए न्यूट्रिशन था, ये सारे फैक्टर थे, ये सब लिखा दिया था उस समय मैंने।
तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक ही फैक्टर है, वो सब 2 बार इसने लिख दिया बुक में और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। पढ़ाई कर रहे हैं कि ऐसे ही चल रहा सिस्टम? क्यों है कि खाली मैं भूख ही रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं? क्यों जी, चल रहा पढ़ाई? तुम बहुत दिन से गैप थी, कहाँ थे? पेपर? हाँ, हमको भी लग रहा था कुछ बच्चों का चल रहा पेपर, कोई बात नहीं है। देखिए, अगला टॉपिक है प्लांट हार्मोन्स। अब तो नहीं है ना, अब नहीं है, खत्म। प्लांट हार्मोन्स इनको बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स। फाइटो मीनिंग क्या है? फाइटो मीन्स प्लांट, हार्मोन्स मीन्स हार्मोन्स, क्योंकि एनिमल्स में भी हार्मोन्स होते हैं, ह्यूमन में भी हैं, ये प्लांट वाले। दूसरा नाम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलते हैं। ये प्लांट की ग्रोथ को क्या करेंगे? रेगुलेट। रेगुलेट मीन्स दे कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ प्लांट। ग्रोथ को बढ़ाएंगे भी और घटा भी सकते हैं। अगर ये ज्यादा बन रहे हैं तो ग्रोथ बढ़ जाएगी, और कम बन रहे हैं तो घटा भी सकते हैं। इसमें 2 कैटेगरी है, कुछ ग्रोथ को बढ़ाएंगे, कुछ ग्रोथ को हटाने का काम करते हैं, तो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, अब होते क्या है ये प्लांट हार्मोन? होते क्या है? तो आप बोलेंगे जैसे हार्मोन, जब आपने ह्यूमन वाला पढ़ रहे थे तो वहां डेफिनेशन थी दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। ऐसे केमिकल जो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। ये भी न्यूट्रिएंट नहीं है, ये न्यूट्रिशन में मदद नहीं करेंगे, पोषण में मदद नहीं करते हैं, केवल रेगुलेशन कराते हैं, फंक्शन को कंट्रोल करेंगे। तो ये क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट ये भी है, नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऑर्गेनिक होंगे कि इनऑर्गेनिक? बताइए। ऑर्गेनिक होंगे, ठीक है, ऑर्गेनिक होंगे। सिंपल होंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स इनकी केमिकली अगर देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है। ठीक है, सिंपल केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स। ठीक है, ऑर्गेनिक नेचर में है, सिंपल है, ठीक, और नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। प्लांट हार्मोन, अब देखिए अगर कहा जाए ये केमिकली, या बताइए होते क्या है केमिकली, तो हमारे पास कितने प्लांट हार्मोन कैटेगरी है? 5। ऑक्सिन है, जिब्रेलिक एसिड है, साइटोकाइनिन है, और एब्सिजिक एसिड और इथिलीन। तो सबका देख लेते हैं सब केमिकली क्या क्या होते हैं। भाई केमिकल हमने बोला ये केमिकल है, तो केमिकली होते क्या क्या है, नेचर क्या है इनकी। तो अगले पैराग्राफ में लिखा है कि केमिकल नेचर, देखिए केमिकल नेचर क्या होती है। तो ऑक्सिन की केमिकल नेचर, अगर ऑक्सिन को बोलेंगे तो इंडोल कंपाउंड्स हैं, इंडोल डेरिवेटिव हैं। अब केमिस्ट्री में होता है इंडोल है, ठीक है, जैसे बेंजीन की रिंग आप पढ़ते हैं, फ्यूरॉन रिंग होती है, ऐसी इंडोल होते हैं। ठीक है, तो ये इंडोल डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव समझ रहे हैं? डेरिवेटिव्स मतलब इंडोल के मॉडिफाइड वर्जन है, उसका रूपांतरण है। थोड़ा सा इंडोल में चेंजिंग हो जाती है, बन जाते क्या है? ऑक्सिन। जैसे इंडोल 3 एस्टिक एसिड, IAA। ऑक्सिन में कई टाइप पढ़ेंगे, ऑक्सिन के बहुत सारे एग्जांपल हैं। इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, सब इंडोल कंपाउंड है और कुछ नहीं है। ठीक है, जहां पर इंडोल वर्ड आ जाएगा वो ऑक्सिन हो गया। दूसरा क्या है इसमें? जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन भी बोलते हैं। ये क्या है? टर्पेंस। केमिकली क्या होते हैं? टर्पेंस। अब रट लीजिए टर्पेंस है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये केमिकली क्या है? टर्पेंस है। ठीक है, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या है? अमीनो एडेनिन डेरिवेटिव। एडेनिन समझ रहे हैं? आपने नाइट्रोजन बेस वो पढ़ा है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, नाइट्रोजन बेस हैं। तो एडेनिन के डेरिवेटिव है, एडेनिन का रूपांतरण है कह सकते हैं। तो ये क्या है? एडेनिन, एडेनिन डेरिवेटिव। ठीक, 6 फुरफुराइल अमीनो पीरियड बुक में लिखा गया है।
बुक में लिखा गया है कि साइटोकाइनिन केमिकली होता क्या है, 6-4-4 अमीनो प्यूरिन, इसका पूरा नाम ये है। देखिए प्यूरिन क्या है, प्यूरिन जानते हैं क्या है, एडेनिन, गुआनिन, ये सब प्यूरिन होते हैं। समझ में आया, थायमिन, साइटोसिन, पायरिमिडिन्स होते हैं। तो प्यूरिन का डेरिवेटिव है, अगर कहा जाए किसका डेरिवेटिव, प्यूरिन। प्यूरिन में किसका, प्यूरिन दो टाइप के हैं, एडेनिन है और गुआनिन है। अब एडेनिन का डेरिवेटिव हो गया, पूरा नाम क्या है, 6-फॉस्फोराइल अमीनो प्यूरिन। रटना आपको पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है, दवाई नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो थोड़ी बहुत मतलब इंटरेस्ट भी जागृत हो जाता है, इसमें कोई ऐसा इंटरेस्ट नाम की चीज इधर नहीं है, जहां है वहां है। ठीक है, कुछ चीजें आपको रटनी पड़ेंगी। साइटोकाइनिन हो गया, इसके बाद अगला कौन सा है, एब्सिजिक एसिड, ABA क्या है केमिकली, कैरोटीन डेरिवेटिव्स, कैरोटीन डेरिवेटिव। कैरोटीन जानते हैं, गाजर में होता है कैरोटीन, जिससे विटामिन ए बनता है। क्या बनता है, विटामिन ए। ठीक है, तो कैरोटीन डेरिवेटिव है, कैरोटीन डेरिवेटिव, सब डेरिवेटिव ही हैं, उसके द्वारा बनाए गए हैं। और लास्ट में है क्या चीज, जब इथिलीन, इथाइलिन। इथिलीन क्या है, ये गैसेस हार्मोन है। पूछा जाता है कौन सा हार्मोन गैस नेचर का है, अकेला यही हार्मोन है जो गैस नेचर का है। तो केमिकली ये क्या है, इथाइलिन है। अब इथाइलिन सब लोग जान रहे हैं कौन सी गैस है, ठीक है, इथाइलिन है केमिकली। तो ये केमिकली है इथाइलिन और ये गैस नेचर का है, गैसियस है। ध्यान रखिएगा, अकेला गैस नेचर का हार्मोन। अब इसमें से जितने हार्मोन है वो कुछ हार्मोन प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे और कुछ हार्मोन प्लांट की ग्रोथ को घटाएंगे। ठीक है, जो बढ़ाएंगे उनको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ एक्टिवेटर और जो घटाएंगे उनको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, तो हार्मोन जो है यहां पर देखिए, हार्मोन्स उनकी दो कैटेगरी हैं। पहला है प्लांट ग्रोथ एक्टिवेटर, प्लांट ग्रोथ एक्टिवेटर, और दूसरा है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, अगर यहां कहा जाए तो कौन कौन से ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जो बढ़ाएंगे उनके लिए प्लस लगाएंगे और जो घटाएंगे उनके लिए माइनस। इसमें से ऊपर के तीन जो है ये प्लस हैं, ये एक्टिवेटर हैं। ये क्या है, एक्टिवेटर वाले हैं, ये ग्रोथ को बढ़ाते हैं। और नीचे वाले दो जो है ये क्या है, इनहिबिटर हैं, इनहिबिटर। लेकिन इथिलीन दोनों में आता है, ध्यान रखिएगा, इथिलीन एक्टिवेटर भी है और इनहिबिटर। लेकिन अगर कहा जाए ज्यादा क्या है, तो ज्यादा है ये इनहिबिटर। ठीक है, इथिलीन को अलग से लिख लीजिएगा, ये है ऐसे करके, बोथ एक्टिवेटर, एक्टिवेटर भी है एंड इनहिबिटर दोनों हैं, दोनों कैटेगरी में इसको रखा गया। बट इनहिबिटर मोर, इनहिबिटर मोर है, ये ज्यादा इनहिबिटर कैटेगरी में। इसके काम जो है ना वो ज्यादा क्या है, प्लांट की ग्रोथ को नेगेटिव कराने वाले, प्लांट को नुकसान कराते हैं सब ये। अब इसको समझना देखिए कि ग्रो हम कह रहे हैं प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, तो बढ़ाने का मतलब क्या है, यह समझना है कि प्लांट की ग्रोथ बढ़ रही है तो कुछ हार्मोन बढ़ा रहे हैं, तो क्या बढ़ा रहे हैं उसमें वो। ठीक है, आप तो इतना जानते हो कि लंबाई बढ़ रही है तो ठीक है, ग्रोथ हो रही है, वजन बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन और भी चीजें होती हैं। ठीक है, ग्रोथ घट रही है तो उसका एग्जाम्पल बताइए, कैसे ग्रोथ घट रहा है। ठीक है, कैसे हम समझेंगे ग्रोथ घट रहा है, वो देख लीजिए यहां पर। तो प्लांट ग्रोथ एक्टिविटीज, प्लांट ग्रोथ एक्टिवेटर, वो क्या करते हैं। ठीक है, और यहां लिखेंगे इनहिबिटर क्या करता है। अब देखिए, अगर हाइट बढ़ रही है, अगर प्लांट की हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है, ठीक है, तो प्लांट में ग्रोथ बढ़ रही है, समझ में आया। रूट की लेंथ बढ़ रही है, रूट की हाइट नहीं बढ़ती है, स्टेम की तो हाइट बढ़ती है। क्योंकि लेंथ बढ़ रही है
तो कहते हैं हाइट बढ़ रही है, लेकिन रूट में लेंथ बढ़ रही है। ठीक है, हाइट अगर बढ़ रही है, साफ साफ लिख देते हैं, हाइट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है तो ग्रोथ हो रहा है, या फिर लेंथ बढ़ रही है, प्लांट के किसी पार्ट की लेंथ बढ़ रही है तो ग्रोथ हो रही है। और ग्रोथ होने का, फ्लावरिंग हो रही है प्लांट में, फ्लावर बन रहे हैं तो ग्रोथ हो रही है। फ्लावरिंग अगर कहीं कहीं आएगा, ये हार्मोन फ्लावरिंग को प्रमोट कराता है, तो इसका मतलब एक्टिवेटर में है कि इनहिबिटर में है? एक्टिवेटर में फ्लावरिंग हो रही है, अच्छी बात है, जो अच्छी बातें वो एक्टिवेटर में आएंगे। तो फ्लावरिंग होना, फ्लावरिंग को प्रमोट कराना है, और ऊपर लग रहा है इसका मतलब बढ़ रहा है। ठीक है, किसी प्लांट में अगर लीफ बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वो भी क्या एक्टिवेटर में आएगा? और बताइए, एक्टिवेटर में सीड जर्मिनेशन, सीड अगर जर्मिनेट कर रहा है तो वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी है। प्लांट क्योंकि जर्मिनेट करेगा तभी तो नया प्लांट बनाएगा, और जर्मिनेट नहीं करेगा तो प्लांट कैसे बनेगा? तब तो ग्रोथ कम हो रही है इसका मतलब। तो सीड जर्मिनेशन किस में आएगा? ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटी है ये। और बताइए, डिले द सेनेसेंस, डिले सेनेसेंस, सेनेसेंस समझते हैं? बुढ़ापा, एजिंग को डिले कर देना, एजिंग को उम्र बढ़ा देना, 10 साल उम्र और बढ़ा, 10 साल और जवानी कंडीशन में रखना। ठीक है, बहुत सारे हार्मोन जो है इसमें से कुछ क्या करते हैं, अगर वो ज्यादा बन रहे हैं तो प्लांट में एजिंग को डिले करा देते हैं, प्लांट यंग बना रहता है, बुढ़ापा नहीं आने देता है। ठीक है, तो बुढ़ापा नहीं आ रहा तो अच्छी बात है, डिले हो रहा ना सेनेसेंस, सेनेसेंस का मतलब एजिंग डिले हो रही है, तो ये क्या है? प्रमोटिंग एक्टिविटी है। और बताइए, स्प्राउटिंग इन पोटैटो, स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग एंड पोटैटो, ये समझ रहे हैं, ये कहीं कहीं आएगा वर्ड। पोटैटो में स्प्राउटिंग, जैसे बीज में अंकुरण होता है, सीड जर्मिनेट करता है, और पोटैटो को रखने पर उसमें आखा, जिसको बोलते हैं हिंदी में आखा आ जाना, ठीक है, वो स्प्राउटिंग बोलते हैं। पोटैटो जर्मिनेट कर रहा है, तो जर्मिनेट कर रहा है तो अच्छी बात, नया प्लांट बनाएगा जल्दी से। ठीक, और बताइए, प्रोमोटिंग एक्टिविटी में एब्सिजन लेयर फॉर्मेशन, ये इनहिबिटिंग में आएगा, एब्सिजन लेयर का बनना इसमें नहीं आएगा। और बताइए कोई, सेल डिवीजन अगर बढ़ रहा है, सेल डिवीजन प्रमोट हो रहा है, बहुत सारे हार्मोन क्या करते हैं, सेल डिवीजन को बढ़ावा देते हैं, तो सेल डिवाइड करना अच्छी बात है। अब हद से ज्यादा डिवाइड करना बेकार बात है, फिर कैंसर ट्यूमर बनने लगता है। ज्यादा डिवाइड करेगा तो वो भी तो खतरनाक है, तो ट्यूमर बन जाएगा। ठीक है, तो सेल डिवीजन को प्रमोट करा रहे हैं तो ये प्रमोटिंग एक्टिविटी में आएगा। और फंक्शन में याद करिए, इतने आपने फंक्शन पढ़ रखे हैं। बहुत सारे हार्मोन देखेंगे, हेस्टन द मैच्योरिटी पीरियड, कुछ हार्मोन ऐसे मिलेंगे देखने को, हेस्टन जानते हैं, सबने पढ़ा होगा, एक वर्ड होता है हेस्टन, क्या मतलब है बताइए, इसका मीनिंग क्या है? हाँ हाँ, ये क्लास 1 में पढ़ा, मैं तो अब जाना हूं इसका मतलब क्या है। ये क्लास 1 का मेरा बच्चा है, ये उसमें दिया हुआ है, हेस्टन ये पढ़ता है। स्पीड अप होता है इसका मतलब, तेज करना। क्या होता है? स्पीड अप करना, तेज करना। ठीक है, हेस्टन मींस, एक्चुअली हम भी यूपी बोर्ड से पढ़े, तो इतनी ज्यादा इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी आती तो नहीं है, और स्पेलिंग तो मेरी सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। ठीक है, हाँ, तो हेस्टन मींस बढ़ावा देना, स्पीड अप, तेज करना। बहुत सारे, अब एक हार्मोन आप जिब्रेलिक एसिड पढ़ेंगे, वो क्या करता है, जिब्रेलिक एसिड मैच्योरिटी को स्पीड कर देता है। जैसे अगर प्लांट में फ्लावर 6 महीने में आना है, घटा करके 4 महीने में फ्लावर ले आएगा। फ्लावर जब आ जाएगा तो मैच्योरिटी आती है, आती कि नहीं आती? बाल सफेद होने पर क्या होता है, मैच्योरिटी आ गया, बुढ़ापा आ गया। ठीक है, ऐसे प्लांट में जब फ्लावर आ गए, इसका मतलब उसमें मैच्योरिटी आ गई है, रिप्रोडक्शन चल रहा है, तो उस टाइमिंग को 6 महीने में फ्लावर आना घटा करके 4 महीने में ले आएगा, और जल्दी से फ्लावर आ जाएगा। मतलब उसने प्रोसेस को क्या कर दिया, फ्लावरिंग को हेस्टन कर दिया। फ्लावरिंग मतलब मैच्योरिटी पीरियड जल्दी आ गया, मैच्योरिटी फास्ट कर दी उसने उठा करके। ठीक है, जल्दी आ गई, तो फायदा क्या हुआ, जल्दी सीड बनेगा भाई, जल्दी फ्लावर आएगा, जल्दी फ्रूट बनेगा, फ्रूट में जल्दी से सीड बनना, वो अच्छी बात है। क्यों?
तो हेस्टेन, अगर कोई हार्मोन मैच्योरिटी पीरियड को हेस्टेन कर रहा है, इसका मतलब वो ग्रोथ को प्रमोट करा रहा है। ठीक है, प्रोमोटिंग एक्टिविटी में आता है, यहाँ लिख लीजिएगा। स्पीड अप होता है, इसका मतलब स्पीड करना, तेजी लाना, मैच्योरिटी में तेजी लाना। ये तो हो गया एक्टिवेटर। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी देख लीजिए, क्या कह रहे हो जी? हाँ, क्या कह रहे हैं? आगे क्या बोले? जी नॉट, जी कोनिफर्स। हाँ हाँ, जिम्नोस्पर्म में ही मैच्योरिटी जल्दी लाता है ये, उसमें एग्जांपल लिखा उसने कि जिम्नोस्पर्म में, सब में नहीं लाएगा, सब में नहीं। ठीक है, अब प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग में देख लीजिए, इनहिबिटर। तो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी, इनहिबिटिंग एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? एक्टिविटीज, यहां पर आप एक्टिविटीज लिखिएगा, प्लांट ग्रोथ एक्टिवेटर एक्टिविटीज लिख सकते हैं, एक्टिविटीज। ठीक है, अब इनहिबिटिंग में कौन सी आएगी बताएंगे? अगर कोई फल जल्दी पक जा रहा है, अर्ली राइपनिंग ऑफ फ्रूट, तो ये क्या है? या फ्रूट की राइपनिंग ही बता दीजिए, फल का पकना क्या है? प्लांट ग्रोथ, हाँ नहीं, जल्दी जल्दी छोड़ दीजिए फल के, चूंकि इथिलीन एक हार्मोन है, उसका काम होता है कि वो फ्रूट को राइप कराता है। अब इथिलीन को उस पॉइंट से हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इनहिबिटर वाली कैटेगरी में, उस पॉइंट से रखते हैं, और भी पॉइंट हैं। तो फल का पकना जो है वो प्लांट की ग्रोथ को बढ़ावा नहीं देना है, वो प्लांट की ग्रोथ घटाना है, इनहिबिटिंग फंक्शन है उसका वो। तो कैसे है वो? फल जब पकता है तो कैसे पकता है? जानते हैं फ्रूट में क्या होती हैं? सेल्स होती हैं। क्या होती हैं? सेल होती है ना, ये सब सेल हैं। ठीक, जब फ्रूट कच्चा रहेगा, अनराइप रहेगा, तो टाइट रहता है, और जब फ्रूट पक जाएगा, राइप हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेल के बीच में जो मिडिल लैमेला है, सब लोग पता है सेल के बीच का कनेक्शन क्या है, ये मिडिल लैमेला। ये देखो जी, ये मिडिल लैमेला, ये कनेक्शन है, ये है। ठीक है, ये कनेक्शन लूज होने लगता है, वीक होने लगता है, कनेक्शन टूटने लगता है, कुछ नुकसान हो रहा है ना। फल जब पकेगा तो मिडिल लैमेला डिसॉल्व होती है, और डिसॉल्व हो रही है तो इसका मतलब कोई चीज खत्म हो रही है। खत्म हो रही तो प्रोमोटिंग एक्टिविटी नहीं है, फिर वो इनहिबिटिंग हो रहा है, इनहिबिटर का काम कर रहा है। ठीक है, वो एक्टिविटीज को ग्रोथ नहीं मान रहे हैं, उसको ग्रोथ तो घट रही है। हमारे शरीर का कोई भी अंग, कोई भी हिस्सा जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है, डिजनरेट हो रहा है, तो ग्रोथ कहाँ हो रही है? फिर वो तो मिडिल लैमेला वहां डिसॉल्व होती है। ठीक है, तो फ्रूट राइपनिंग किस में आएगा? इनहिबिटिंग एक्टिविटी में आता है, फ्रूट की राइपनिंग करना, राइपनिंग। और बताइए इनहिबिटिंग में, और इनहिबिटिंग में आएगा एब्सीजन ऑफ द लीफ, प्लांट से लीफ का गिरना, और प्लांट से फल का गिरना। कैसे गिरता है लीफ? जैसे ये प्लांट है, ये पीटियोल है, ये लीफ है। लीफ का स्टॉक क्या बोला जाता है? पीटियोल। ये स्टेम है, तो लीफ का जो स्टॉक है और स्टेम है, इसके बीच में एक लेयर बनता है, परत। वो लेयर कब बनती है? जब प्लांट में लीफ जो होती है, जब वो अपना जीवन पूरा कर लेती है, तो लीफ क्या हो जाती है? फॉल कर जाती है, एक समय बाद पत्तियां गिर जाती हैं। ठीक है, वो क्यों गिरती है? ऑक्सीजन लेयर बनती है, विल्गन पर्थ हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विल्गन पर्थ। वो लेयर लीफ और स्टेम के बीच में ये बन रही है। तो लीफ का गिरना प्लांट ग्रोथ को प्रमोट नहीं कराना है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कराना है, इनहिबिटिंग एक्टिविटी में। या फल का गिरना, सेम अगर लीफ की जगह क्या हो जाएगा? फ्रूट हो जाएगा, वहां पर भी ऑक्सीजन लेयर बनती है। समझ में आ रहा है? हाँ, ऑक्सीजन लेयर लिख दे रहा हूं। तो अगला है एब्सीजन ऑफ फ्रूट, फ्रूट का एब्सीजन होना या फिर लीफ का गिरना, और होता है किससे? बाय एब्सीजन लेयर, एब्सीजन लेयर फॉर्मेशन। ये लेयर कौन बनाएगा? एब्सिजिक एसिड, एबीए हार्मोन, जो भी आपको बताया एब्सिजिक एसिड हार्मोन, इसीलिए उसका नाम ही एबी है, एब्सीजन लेयर को बनाएगा वो। ये तो दो मेन हो गया। अगर कोई ये बताइए, कोई हार्मोन
डॉर्मेंसी को बढ़ावा। डॉर्मेंसी जानते हैं क्या होता है? डॉर्मेंसी बताइए कोई। सुप्तावस्था। अगर आप सो रहे हैं तो डॉर्मेंट कंडीशन में पड़े हुए हैं, जाग गए तो डॉर्मेंसी टूट गई, आपकी नींद खुल गई। सोना ही डॉर्मेंसी होता है। तो बहुत सारे बीज को देखते हैं, सीड होता है, आपने रखा सॉइल में, वो जर्मिनेट ही नहीं किया, पानी वानी सब दे दिया, जर्मिनेट ही नहीं किया। क्या चना भिगोते हैं कि सारे जर्मिनेट कर जाते? नहीं, कुछ ऐसे पड़े रहते, नहीं जर्मिनेट कर पाए, कुछ कारण होगा, उनके अंदर हार्मोन डिस्टर्ब हो गए होंगे। ठीक है, तो डॉर्मेंसी का मतलब होता है सुप्तावस्था। अगर कोई सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है तो डॉर्मेंट कंडीशन में पड़ा है। ठीक है, प्लांट पर स्टेम पर ये लीफ होती है, लीफ के एक्सिल में एक बड होती है, इसको कली बोलते हैं ना। अगर ये कली फ्लावर, या तो फ्लावर बनाएगी, कली क्या बनाती है? या तो फ्लावर बनाती है, या तो वो स्टेम बनाती है। अगर ये कली जो है डॉर्मेंट कंडीशन में है तो इससे ना तो फ्लावर बनेगा और ना ही स्टेम बनेगा। तो डॉर्मेंसी ऑफ बड, बड में भी डॉर्मेंसी होती है, सीड में भी डॉर्मेंसी होती है। बड फ्लावर नहीं बना पाती और सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता अगर डॉर्मेंसी है तो। और डॉर्मेंसी टूट जाती है तो सीड जर्मिनेट कर जाता है। अगर कहते हैं कोई सीड जर्मिनेट कर गया, इसका मतलब उसकी डॉर्मेंसी ब्रेक हो गई, टूट गई डॉर्मेंसी। समझ में आ रहा है? तो डॉर्मेंसी प्रमोट अगर हो रही है, डॉर्मेंसी या इनहिबिटिंग एक्टिविटी में डॉर्मेंसी आती है। सीड डॉर्मेंसी वो किस में आएगा? इनहिबिटिंग में। अगर प्रमोट हो, कोई हार्मोन सीड डॉर्मेंसी को बढ़ावा दे रहा है तो हार्मोन यहां रखा जाएगा। कोई हार्मोन सीड डॉर्मेंसी को तोड़ रहा है, इसका मतलब सीड को जर्मिनेट कराने में मदद कर रहा है, वो यहां रखा जाएगा फिर। ठीक है, तो सीड डॉर्मेंसी, सीड के और बड भी लिखिएगा, सीड में भी होती है और कली में भी डॉर्मेंसी होती है। ये सब इनहिबिटिंग एक्टिविटीज में है। ठीक, अब एक एक करके हार्मोन आगे पढ़ते हैं। देखिए सब खत्म हो गया। हार्मोन की डिस्कवरी, जितने हार्मोन हैं उनकी डिस्कवरी। ठीक, विंटर सीजन में। अरे तो ठंड, बिल्कुल, और क्या, जब उसको उचित तापमान नहीं मिलेगा, वाटर नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो डॉर्मेंसी पड़ी रहेगी, डॉर्मेंसी बढ़ावा मिलेगा। अरे देखते हैं कहीं सीड पड़ा हुआ है, अगर जरा सा मॉइस्चर लगा, उमस हुई तो सीड जर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, और ठंडक में नहीं जर्मिनेट करते हैं क्योंकि विंटर में टेम्परेचर बहुत लो होता है, लो होने की वजह से एंजाइम काम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जितने हॉर्मोन्स हैं उनको देख लीजिए। डिस्कवरीज ऑफ प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स की डिस्कवरीज। इसके बाद जब फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन बड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको फंक्शन में बड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि फंक्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको फिर माइंड में रटने में बड़ी समस्या हो जाती है। यहां तक तो काम चलाने वाला है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत ट्रिक्स के माध्यम से या जैसे भी होगा आप उसको रट लीजिएगा। डिस्कवरी देखिए, जितने प्लांट हार्मोन है सबकी डिस्कवरी रैंडम है। ये क्वेश्चन आता है कि रैंडम सबकी डिस्कवरी क्या है? रैंडम। ऑल प्लांट हार्मोन, ऑल प्लांट हार्मोन डिस्कवरी जो है वो क्या है? एज रैंडम। रैंडम का मतलब समझ रहे हैं? खोजने का मकसद नहीं था, गलती से हो गया, गलती से आविष्कार हो गया। ये 5 हार्मोन गलती से खोज लिए गए, इनको मकसद नहीं था खोजने का, काम इन पर नहीं चल रहा था, काम कुछ और चल रहा था। जैसे पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, वो जानबूझ के नहीं खोजा गया, गलती से खोज लिया गया। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे अपनी लैब में काम कर रहे थे ना, ये स्टोरी है, तो गलती से खोज गया वो। तो ऐसे इनका मकसद नहीं था खोजना, काम कुछ और चल रहा था, उसमें बीच में ऐसा नौबत आया, ऐसी कंडीशन आ गई कि जो है ये हो गया। अब कैसे हुआ वो देख लीजिए एक एक करके। ऑक्सीजन की डिस्कवरी, तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी में ध्यान रखना है, पूछा जाता है ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने किया? तो एक साइंटिस्ट हैं चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र हैं फ्रांसिस डार्विन। ठीक है, तो सी डार्विन, चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन एफ डार्विन, फ्रांसिस डार्विन है।
इन्होंने मिल करके इस प्लांट हार्मोन को खोजा, लेकिन खोजने का मकसद नहीं था। तो कर क्या रहे थे ये सब? तो ये फोटोट्रॉपिज्म पर काम कर रहे थे। ठीक है, यहां लिखेंगे इन्होंने डिस्कवर्ड तो किया, दोनों ने डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, लेकिन कैसे किया? यहां लिखेंगे वर्किंग ऑन फोटोट्रॉपिज्म, काम कर रहे थे फोटोट्रॉपिज्म पर। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है? जिधर लाइट की दिशा में तना बैंड हो जाता है, इस पर देख रहे थे। ठीक है, जिधर से लाइट आती है उधर ही स्टेम क्या हो जाता है? बैंड हो जाता है। इस पर काम चल रहा था। तो इसमें थोड़ा सा ये जान लीजिए, फोटोट्रॉपिज्म पर काम कर रहे थे। प्लांट कौन सा लिया था इन्होंने? तो कैनरी ग्रास लिया था। कैनरी ग्रास एक घास है, उसका कॉलियोप्टाइल लिया था। कॉलियोप्टाइल जानते क्या होता है? पहले मैं लिख दे रहा हूं। इन्होंने यूज किया था, यूज कैनरी ग्रास कॉलियोप्टाइल। देखिए, जो कॉलियोप्टाइल और कॉलियोराइजर दो वर्ड होता है। मोनोकॉट जो होते हैं, मोनोकॉट में जो एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो में जो प्लेम्यूल मिलेगा आपको, रेडिकल। तो प्लेम्यूल जो होता है उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉलियोप्टाइल, रेडिकल की प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉलियोराइजा। समझ रहे हैं ना? ये डाइकॉट एम्ब्रियो में नहीं मिलता है। तो कैनरी ग्रास घास क्या होती है? मोनोकॉट है। तो मोनोकॉट में जो कॉलियोप्टाइल था, इसका मतलब आप समझिए, तना समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। तने का टिप है ये। ठीक है, हाँ। तो उसको लिया, स्टेम का क्या ले लिया? टिप। ठीक है, ये तने का टिप ले लिया, काट के नहीं लिया था, उसी में लगा था, उसी में लगा हुआ था, कंप्लीट था। काट के अलग से नहीं निकाल लिया कि तने का टिप काट के निकाल लिया फिर प्रयोग कर रहे, नहीं, लगा हुआ है इसमें एम्ब्रियो सीड में। ठीक है, तो ये तने का टिप है और इस पर एक लाइट फ्लो कराया। ये लाइट कैसी थी? एक ही डायरेक्शन से आ रही थी। जो लाइट एक डायरेक्शन से आती है उसको बोलते हैं यूनिलेटरल लाइट। लेटरल का मतलब होता है ऊपर से नहीं आ रही है, लेटरल का मतलब किनारे से आ रही है, एक साइड से आ रही है। अगर दोनों साइड से आती है तो बाइलेटरल होता है। ये एक किनारे से आ रही है, लेटरल का मतलब किनारे से, और एक साइड से तो यूनिलेटरल। यूनिलेटरल लाइट को इल्यूमिनेट कराया, इल्यूमिनेट का मतलब फोकस कराया उस पर। ठीक है, और देखा ये स्टेम, ये कॉलियोप्टाइल बेंड कर जाता है किधर? लाइट की डायरेक्शन में ये मुड़ जाता है। इसी पर काम चल रहा था। तो यूज किया था कैनरी ग्रास का कॉलियोप्टाइल। ठीक है, एंड पास कराया इन्होंने, ऐसे लिखेंगे, इल्यूमिनेट यूनिलेटरल लाइट। और क्या देखा उसमें? कॉलियोप्टाइल बेंड हो जाता है, कॉलियोप्टाइल। लाइट की डायरेक्शन में देखिए, इधर से लाइट आ रही है, ये कॉलियोप्टाइल है, इधर देखते रहिएगा, लाइट फ्लो कराया। और अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में होगा कि ये स्टेम इधर बेंड कर गया, जिधर से लाइट आ रही उधर ही बेंड कर गया। अब उन्होंने सोचा ये बेंड क्यों कर गया। अब उसमें वो थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाने लग गए, और दिमाग दौड़ाए तो फिर ये हार्मोन डिस्कवर हो गया। ठीक है, अब क्या उन्होंने सोचा? उन्होंने कहा कि ठीक है, एक बार उन्होंने क्या किया, इसकी टिप को काट दिया, इसकी टिप को हटा दिया। ये देखिए, डीकैपिसेशन, टिप को हटाने को बोलते हैं डीकैपिसेशन, टिप को हटाना। तो फिर लाइट फ्लो कराया टिप को हटाने के बाद में, इसकी टिप। ठीक है, कॉलियोप्टाइल की जो टोटी है, टिप है, इसको हटा करके काट करके फिर लाइट फ्लो कराया तो देखा कोई बेंडिंग नहीं होती है, नो बेंडिंग। आप लिख लीजिएगा यहां पर, अगर टिप है तो लाइट फ्लो कराने पर बेंडिंग होगी, टिप हटाने पर नो बेंडिंग, कोई बेंडिंग नहीं होती है। ठीक है, और फिर टिप को लगा दिया फिर से तो फिर बेंडिंग हो जाती है। जो कटा हुआ हिस्सा है अगर इसको फिर से जोड़ देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? फिर से बेंडिंग हो जाती है। तो सोचिए ये टिप में कुछ ऐसा सिस्टम है, सब देख लीजिए, टिप में ही कुछ ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से ये सब बेंडिंग हो रही है। ठीक है,
क्योंकि टिप को हटाने पर बेंडिंग नहीं होती है, फिर से लगाने बेंडिंग हो जाती है। तो टिप में कुछ है। तो बाद में जब एनालिसिस की गई, टिप्स की एनालिसिस की गई, तो पता लगा कि टिप में एक केमिकल बन रहा है, उसका नाम रख दिया गया ऑक्सिन। खोजने का मकसद नहीं था, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऑक्सिन की डिस्कवरी इस तरीके से हुई। हाँ बताइए। हाँ, और एक चीज और ये खोजा गया कि वो केमिकल नीचे ही जाता है। ऑक्सिन याद करिए, जितने भी प्लांट होते हैं सब में स्टेम पर एपेक्स है, एपेक्स पर बनता है ऑक्सिन, बन करके वो नीचे जाता है, ठीक है, वो नीचे जाएगा बन करके। और एक चीज जानते हैं कि लाइट जो होती है, लाइट, ये बताइए बेंडिंग इधर क्यों नहीं हो रही थी, आखिर ये इधर ही क्यों बेंड कर गया, ये लाइट की उल्टी दिशा में, जैसे लाइट इधर से आ रही है, इधर से इतना इधर ही क्यों बेंड करता है, इधर क्यों नहीं मुड़ता है, उसका कारण क्या है। इधर ही ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सिन, लाइट शिफ्ट द ऑक्सिन इन द डार्क डायरेक्शन। लाइट जो होती है ऑक्सिन को, जैसे ऑक्सिन अभी पूरे में है, जब लाइट पड़ेगा तो ऑक्सिन किधर शिफ्ट हो जाएगा, ये देखिए, ऑक्सिन वो चला जाएगा डार्क, जिधर अंधेरा है, जिधर लाइट नहीं पड़ रही है उस साइड में ऑक्सिन को ढकेल देती है लाइट। तो जब सारा ऑक्सिन चला जाएगा, आधे इस हिस्से में चला गया, यहां ऑक्सिन कम हो गया, लाइट वाली डायरेक्शन में ऑक्सिजन कम, क्योंकि लाइट ऑक्सिजन को ढकेल देती है, ठीक, बनेगा टिप पर। अब बताइए ग्रोथ ज्यादा कहां होगा, यहां ग्रोथ ज्यादा होगा ना, क्योंकि ऑक्सिजन सारा यहीं आ गया है मैक्सिमम, यहां कम होगा। जब ग्रोथ यहां ज्यादा होगा तो ये मुड़ेगा इधर ही तो ना, ये देखिए इधर ही तो मुड़ेगा कि उधर मुड़ेगा, ये साइड ज्यादा ग्रो की, ये साइड कम ग्रो की, ये साइड और ग्रो किया, ये और कम ग्रो किया, तो बेंडिंग तो इधर ही जाएगी ना भाई, ये वाली साइड ज्यादा ग्रो कर रही है ना, ये देखिए, तो बेंडिंग इधर ही होगी, ये कम ग्रो कर रहा है तो बेंडिंग इधर ही होगी। अगर ये ज्यादा ग्रो करता तो इसको इधर ले जाता भगा करके, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये ज्यादा, ये साइड ज्यादा ग्रो करती है। तो यहाँ एक पॉइंट को लिख लीजिएगा, 2-3 पॉइंट ऑक्सिजन के बारे में है, ये तो बुक में डायग्राम बना भी है, लिख लीजिएगा। ऑक्सिजन जो है, सॉरी लाइट क्या है, लिखिएगा लाइट शिफ्ट करती है, शिफ्ट ऑक्सिजन टू इन डार्क साइड ऑफ स्टेम एपेक्स। स्टेम का जो एपेक्स वाला हिस्सा है वहीं बनता ही है, तो डार्क साइड में जो है वो शिफ्ट कर देती है। और लिखिएगा ऑक्सिजन जो है मूव करेगा, मूव डाउनवर्ड, नीचे की साइड में भी आता है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण वो तने में ऑक्सिजन नीचे भी आएगा। तो ऑक्सिजन को डिस्कवर किसने किया था, इन्होंने। ऑक्सिजन को आइसोलेट निकाला सबसे पहले किसने था, आइसोलेट समझते हैं, प्लांट से सबसे पहले प्राप्त किसने किया था, तो एफ वेंट थे। लिखिएगा एफ वेंट फर्स्ट आइसोलेटेड ऑक्सिजन। ऑक्सिजन को सबसे पहले आइसोलेट किया, निकाल लिया प्लांट से। किस प्लांट से निकाला था, यहां से नहीं है, कॉलियोप्टाइल ऑफ द ओट, ठीक है, हाँ, फ्रॉम कॉलियोप्टाइल, कॉलियोप्टाइल ऑफ ओट। ओट जानते हैं क्या है, ओट नहीं पता, जौ, जौ ही तो होता ना, ठीक है, हाँ, उसको अविना सटाइवा बोलते हैं पूरा नाम, ठीक है, अविना सटाइवा साइंटिफिक नेम है। इसीलिए ये जो इनका टेस्ट, चूंकि ये टेस्ट किए थे, क्या किए थे, टेस्ट, भाई बिना जैसे प्लांट से निकाल रहे हो तो कुछ टेस्ट तो कर रहे हो, इनको बोलते हैं अविना कर्वेचर टेस्ट। इनके टेस्ट का नाम क्या था, अविना कर्वेचर, क्योंकि कर्वेचर ही तो बनता, लाइट में जब डालेंगे तो कर्व बनता है, तो इन्होंने भी इस पर लाइट डाला था, ओट के प्लांट के कॉलियोप्टाइल पर लाइट डाल करके टेस्ट किया था, तो अविना कर्वेचर टेस्ट था। लिखिएगा इन्होंने क्या किया, अविना कर्वेचर टेस्ट। और ओट का साइंटिफिक नेम लिखिएगा अविना सटाइवा, अविना SATIVA, सटाइवा, अविना सटाइवा नाम है इसका, ठीक। तो
तो ये ऑक्सिन के बारे में डिस्कवरी हो गई। अब दूसरे हार्मोन की डिस्कवरी कौन सी है, देखिए जिब्रेलिन की डिस्कवरी, वो भी रैंडम ही थी, हटा दें इसको। गिब्रेलिन भी कहते हैं इसको, जिब्रेलिन भी कहते हैं। जैसे फंजाई को फंगी भी कुछ लोग कहते हैं ना, फंगी ना कहते हैं ना, फंगी, और ये फंजाई भी बोला जाता है। हाँ क्या, हाँ इसको पीजीआर में ऐड नहीं किए हैं क्या? हो सकता हो, नहीं कहीं दिया होगा, वैसे है नहीं है, देख लेंगे। ऑक्सीजन को उन्होंने ऐड नहीं किया है। हाँ हाँ, वो तो मैं अभी वो चीज नहीं बता रहा हूँ। ऑक्सीजन की और डिटेल ना जब ऑक्सीजन के फंक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें बता देंगे, इसलिए छोड़ा हुआ मैंने वो। हाँ, अभी वो केमिकली बताना है, केवल डिस्कवरी चल रही है एक साथ। जिब्रेलिन की डिस्कवरी कैसे हुई? जापान में कुछ फार्मर काम कर रहे थे खेत में, जापान में। वहां उन्होंने, जैसे सीडलिंग जानते हैं क्या होता है? एक वर्ड होता है सीडलिंग, पहले ये बता दीजिए, सीडलिंग। हाँ, राइस सीडलिंग का मतलब क्या है, या सीडलिंग क्या होता है? जो नर्सरी में जब जाते हैं तो जो नर्सरी वाले क्या करते हैं, प्लांट को छोटा छोटा पहले उगाते हैं, है ना। एक उनका प्लास्टिक का बना होता है, उसमें छोटे छोटे खाने बने होते हैं, उसमें बीज डाल दिए, छोटा छोटा उगा दिया, इसके बाद उखाड़ करके ले जा करके कहीं ग्रो करा दिया, बड़ा हो गया, गमले में लगा दिया। छोटा माइन्यूट प्लांट ही सीडलिंग बोला जाता है। राइस के जब होता है तो क्या करते हैं, पहले बीज बो दिया एक साथ, उखाड़ा उसको और फिर प्लांटेशन करा देते हैं। तो राइस का सीडलिंग का मतलब राइस का छोटा छोटा प्लांट जहां ग्रो कराया गया था, राइस सीडलिंग जहां कराई गई थी, धान को बोया गया था तो छोटे छोटे पौधे हुए थे, ठीक है। तो जापान में कुछ फार्मर थे, वहां उन्होंने क्या देखा कि धान के खेत में कुछ पौधे जो हैं छोटे छोटे तो है ही हैं सब, लेकिन कुछ क्या है, बहुत बड़े बड़े हो गए, अच्छे खासे बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। एक साथ बोया गया सबको, कुछ बड़े बड़े दिख रहे हैं, एक्सेसिव लॉन्ग हाइट प्लांट दिख रहे हैं, ठीक है। उन प्लांट को उन्होंने बोला था फोलिस, मूर्ख है, फोलिस सीडलिंग। सीडलिंग तो वो भी है, देखिए सीडलिंग सब सीडलिंग ही तो है, छोटे छोटे राइस के प्लांट, लेकिन वो बड़े हो गए, उनको बोला गया फोलिस सीडलिंग, मतलब वो बेकार है, मूर्ख है, फोलिस, फोलिस सीडलिंग। तो फोलिस सीडलिंग प्लांट कौन से थे? जो जापान में फार्मर ने खेतों में बड़े बड़े पौधे दिखाई दिए थे, ठीक है, राइस के, उनको बोला फोलिस। क्यों उनको मूर्ख बोल दिया गया? वो अच्छे खासे तो बड़े दिख रहे थे, वो बड़ी जल्दी ग्रोथ कर लिए होंगे, तो उनको फोलिस क्यों बोल दिया गया? पता किसी को? क्योंकि उनमें राइस का प्रोडक्शन उतना नहीं होता था, वो खाली वो देखने के थे, मतलब किसी कर्म लायक नहीं थे वो, है ना, केवल लंबे दिख ही रहे थे, वो पौधे लंबे ही दिख रहे थे, उनके अंदर सीड मतलब वो उस तरीके का फ्रूट वगैरह नहीं बन सकता था, ठीक, तो इसलिए वो फोलिस थे। तो देखा गया, तो बाद में टेस्ट किया गया कि इतने बड़े बड़े क्यों हो गए। अब वो किसान वहां तो जिब्रेलिन को डिस्कवर करने नहीं गए थे ना, ठीक है, मकसद नहीं था, अचानक दिख गए तो अचानक फिर दिमाग में आया कि बड़े क्यों है, तो टेस्ट किया तो पता लगा कि वो एक फंगस से पीड़ित है सब, वो बड़े वाले प्लांट, उनको एक फंगस लग गया है, और फंगस का नाम क्या है? जिब्रेला फ्यूजिकोरी, जिब्रेला भी लिखेंगे हम, जिब्रेला फ्यूजिकोरी से पीड़ित थे। और वो फंगस करता क्या है? वो फंगस बनाता है एक एसिड, उस एसिड का नाम क्या? जिब्रेलिक एसिड। वो हाइट को बढ़ा दिया, वो हाइट को बहुत बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्कवर कर लिया गया। तो यहां शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख लीजिए, कुरोसावा ने डिस्कवर किया था, ठीक है। यहां लिखेंगे जापानीज फार्मर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, फार्मर्स ऑब्जर्व्ड सम एक्सेसिव हाइट प्लांट ऑफ राइस इन राइस फील्ड,
ठीक है। वो फंगस से अफेक्टेड थे किससे? जिब्रेला। इस फंगस से अफेक्टेड थे, नाम पता होना चाहिए, ठीक है। और किसने डिस्कवर किया था ये? डिस्कवर्ड बाय कुरोसावा, डिस्कवर्ड बाय, देखिए फार्मर्स ने डिस्कवर नहीं किया, फार्मर्स को तो केवल दिखा था, डिस्कवरी बाद में खोजा गया तो कुरोसावा साइंटिस्ट ने। ये हो गया जिब्रेलिन का डिस्कवरी, ठीक। अब इसके बाद किसका है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की डिस्कवरी वो भी अचानक हुई। साइटोकाइनिन में देख लीजिए किसने था? स्कूग में क्या लिखा हुआ है? स्कूग मिलर लिखा ना बुक में नाम? हाँ, स्कूग एंड हिज कोवर्कर लिखा गया होगा। तो ये डिस्कवर किया था एफ स्कूग ने एंड हिज कोवर्कर। कोवर्कर का मतलब उनके सहयोगी ने। पूरा नाम है स्कूग एंड मिलर, ठीक है। स्कूग और मिलर इनके कोवर्कर मिलर थे, दूसरे सहयोगी इनके। उन्होंने इसको क्या किया? डिस्कवर किया। ऐसे लाइन खींच के लिख लीजिए कैसे डिस्कवर किया गया। तो ये लोग जो है टोबैको पिथ कल्चर पर काम कर रहे थे। देखिए ये खेत में काम कर रहे थे, वो फोटोट्रॉपिज्म पर काम चल रहा था, यहाँ काम किस पर चल रहा था? टोबैको पिथ कल्चर। पिथ कल्चर समझते हैं? तंबाकू का जो पौधा होता है, पौधे के अंदर का जो भाग है, सेंट्रल हिस्सा, तने के अंदर का जो सेंट्रल भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? पिथ बोलते हैं, एनाटॉमी में पढ़े हैं। तो यहां से पिथ निकाल करके उसको कल्चर कर रहे थे। कल्चर का मतलब उसको ग्रो करा रहे थे। जैसे टिश्यू कल्चर एक टेक्निक होती है ना, टिश्यू कल्चर में प्लांट के किसी भी पार्ट को लेकर के उसको ग्रो कराया जाता है, नया प्लांट बनाया जाता है। तो टोबैको के पिथ को कल्चर कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे लिखिएगा यहां पर, वर्किंग ऑन टोबैको पिथ कल्चर। टोबैको पिथ के पर कल्चर कर रहे थे उस पर, ठीक है। अभी इसमें क्या आफत आ गई बीच में? इन्होंने अचानक इसमें जब लोग प्रयोग करते हैं ना, तो फिर उसमें देखते हैं वैज्ञानिक लोग करते क्या, इसमें ये मिला के देखें तो क्या होगा, इसमें ये मिला के देखें तो क्या होगा। वही इन्होंने किया कि इस टोबैको के पिथ में कुछ चीजें उन्होंने मिला दिया, ठीक है। और क्या मिलाया? इस टोबैको के पिथ में इन्होंने मिक्स किया हैरिंग फिश स्पर्म डीएनए, और भी कई चीजें थी। क्या मिक्स किया? एक एक करके। हैरिंग, हैरिंग एक फिश होती है, हैरिंग फिश, उसका स्पर्म, हैरिंग मछली के स्पर्म, स्पर्म में जानते हैं डीएनए होगा ना, स्पर्म में अंदर क्या है? न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है। तो हैरिंग फिश स्पर्म डीएनए उन्होंने मिक्स किया। और कुछ मिक्स किया था और बता रहे हैं अभी आपको, सेकंड। अरे यार आ जाओ जल्दी से, हाँ आ तो गया। हाँ हाँ हाँ, स्कूग एंड मिलर। तो मैं क्या कह रहा हूँ, स्कूग और मिलर दोनों सहयोगी हैं। स्कूग उनके वर्कर, क्या उनके साथी, और स्कूग एंड मिलर दो लोग साइंटिस्ट। नीचे नाम लिखा गया, आइडेंटिफाइड एंड एक्सट्रैक्ट द कोकोनट मिल्क डीएनए। बता रहे हैं भी आपको, ईस्ट एक्सट्रैक्ट कोकोनट मिल्क, लिखते रहिएगा। अभी मैं समझा रहा हूँ, ईस्ट एक्सट्रैक्ट कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क। और एक चीज और इसमें है, स्टेम का कुछ लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू।
इतनी चीजें उन्होंने मिक्स कर दी। ध्यान रखिएगा क्या क्या मिक्स किया गया टोबैको को पिथ में। ठीक है, अभी एक एक करके समझ लीजिए, आ जाएगा। टोबैको के पिथ में इतनी चीजों को इन्होंने क्या कर दिया, मिक्स करा दिया, इस पर लिखा है। और फिर हुआ क्या, जब मिक्स कराया तो देखा कि पिथ में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। ये चीजें मिलाने पर ग्रोथ जो है, सेल डिवीजन इतना फास्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ होने लगती है। ठीक है, तो होगा क्या, जब मिक्स करेंगे तो यहां पर एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, एक्सेसिव सेल डिवीजन बढ़ जाएगा, बहुत तेजी से सेल डिवाइड करती हैं एंड ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है, फास्ट ग्रोथ। वो जो है पिथ बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करने लगता है। तब इन्होंने देखा कि टेस्ट किया कि आखिर ये चीज मिलाने पर ग्रोथ क्यों फास्ट हो रही है। तो इन चीजों को एनालिसिस किया गया तो पता लगा कि सबके अंदर एक चीज है, सबके अंदर क्या है, एडेनिन डेरिवेटिव सबके अंदर है। और बनता किससे, साइटोकाइनिन, एडेनिन डेरिवेटिव से तो बनता है। ठीक है, अब कैसे, देखिए डीएनए में जब हेरिंग फिश के स्पर्म जो है उसका डीएनए लिया गया, तो डीएनए में जानते हैं क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटो, इसमें है ना एडेनिन। एडेनिन और गुआनिन दोनों क्या है, प्यूरिन है। तो साइटोकाइनिन बनाने के लिए चाहिए क्या, एडेनिन ही तो चाहिए, तो एडेनिन है। ईस्ट जो होता है, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट, निचोड़, ईस्ट का निचोड़, एक्सट्रैक्ट का मतलब उसका निचोड़ निकालना। तो ईस्ट का एक्सट्रैक्ट मिलाया, तो ईस्ट में भी क्या है, साइटोकाइनिन लाइक सब्सटेंस। याद रखिए साइटोकाइनिन प्लांट में ही मिलेगा। ठीक है, साइटोकाइनिन की तरीके से सब्सटेंस इसमें मिला, साइटोकाइनिन की तरह से जो सेल डिवीजन को बढ़ाता है। कोकोनट मिल्क जानते हैं, सबको पता है कि कोकोनट मिल्क से पीने से बढ़िया फर्स्ट क्लास एकदम क्या होता है, ग्लो आता है। क्यों आता है, क्योंकि सेल डिवीजन बॉडी में फास्ट हो जाता है, शरीर के लिए बेनिफिशियल है ना। क्यों है, क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि शरीर में आपके कोष का विभाजन को फास्ट, जो जानते हैं जैसे एक उम्र तक जब पर्सन यंग होता है, आप लोगों की अवस्था तक फेस में शाइनिंग है, जैसे जैसे एजिंग आती है शाइनिंग क्यों कम, क्योंकि सेल एक स्टेज तक सेल डिवीजन फास्ट चलता है, उसके बाद सेल डिवीजन स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये सेल डिवीजन को फास्ट करता है कोकोनट का मिल्क, तो इसीलिए बेनिफिशियल है। तो कोकोनट के मिल्क में सेल डिवीजन को फास्ट करने वाली कोई केमिकल है, और वो केमिकल क्या है, साइटोकाइनिन है। समझ में आया, इसीलिए सेल डिवीजन को फास्ट किया था। इतनी समझ में आ गया होगा। चौथा भी ये कोई बताएंगे, वैस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है, यहां पर ये कैसे उस सेल डिवीजन को बढ़वा रहा है, इसमें कहां से आ गया साइटोकाइनिन, या इसका मतलब क्या, एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू का मीनिंग क्या होता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब निचोड़ होता है। ठीक है, जैसे किसी वेजिटेबल को जूस निकाल लेना, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लेना, किसी लीफ को पीस करके उसका जूस निकालिए, वो एक्सट्रैक्ट हुआ। तो एक्सट्रैक्ट समझ में आ रहा होगा क्या है। अब वैस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट का मतलब, वैस्कुलर टिश्यू समझ रहे हैं, जाइलम और फ्लोएम, उनका जूस निकालना। हाँ? नहीं, तना है आपके पास, स्टेम, स्टेम में भी जाइलम फ्लोएम है, रूट में भी है। इतना तो पता होगा ना कि स्टेम में भी होते हैं और रूट में जाइलम फ्लोएम है, इन्हीं को वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। अब जाइलम के द्वारा बताइए प्लांट हार्मोन का ट्रांसफर, जैसे ऑक्सीजन बनता है टिप पर, बन करके वो नीचे आता है, जाइलम की मदद से आता है कि फ्लोएम की मदद से आता है। हार्मोन का ट्रांसपोर्ट, कोई भी हार्मोन प्लांट के किसी भी हिस्से में बन रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हमारे शरीर में हार्मोन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है बताइए, हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन बना, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, हाँ बताओ जी, कोई कैसे जाएगा, इतना आसान चीज बताइए, शर्म लगनी चाहिए। ब्लड किससे जाएगा, कई बार चिल्ला चिल्ला के प्लांट वो बता रहा था जब मैं एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा रहा था, कंसंट्रेट होकर देखा करिए, ब्लड से जाएगा। प्लांट में हार्मोन एक जगह बना दूसरी जगह कैसे जाएगा, ब्लड तो होता नहीं है। तो ब्लड जैसी क्या चीज होती है, वाटर है, वाटर ही तो मूव करता है इधर से उधर, पानी तो भागता है प्लांट में, और वाटर किससे जाता है, जाइलम से जाता है, तो जाइलम से जाएगा हार्मोन, ध्यान रखिए, पानी में घुल करके डिसॉल्व स्टेट में जाएगा। तो यही लिखा गया है कि अगर मैं किसी स्टेम को तोड़ करके उसका जूस निकाल लूं,
उन्होंने स्टेम को काटा होगा, छोटा सा तने का टुकड़ा या रूट का टुकड़ा लिया होगा और उसको जूस निकाल करके यहां मिला दिया। वही है ना वेस्कुलर टिश्यू का एक्सट्रैक्ट। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब जाइलम और फ्लोएम का। तो खाली जाइलम नहीं निकाला, पूरा स्टेम ही ले लिया। ठीक, तो उसमें आपको यहां वेस्कुलर टिश्यू में यहां लिखिएगा समझने के लिए कि यहां जाइलम होगा और जाइलम से प्लांट हार्मोन ट्रांसपोर्ट होते हैं। प्लांट हार्मोन इसी से ट्रांसपोर्ट होते हैं, लिख लीजिएगा, जाइलम से ही होते हैं। ठीक है, तो ये साइटोकाइनिन की डिस्कवरी हो गई है। ऑक्सिन साइटोकाइनिन का रेशियो जो होता है ना, वो कैलस में डिफरेंशिएशन को अफेक्ट करता है। रेशियो होता है, ऑक्सिन ज्यादा है कि साइटो का रूट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सब चीजें। आगे देखिए, इसके इतना तो हो गया। इसमें कुछ वर्ड देखिए, आपको मैं इसलिए बुक से बताता हूं कि एक एक वर्ड आपका छूटने ना पाए बुक से। आपके पास जो बुक है ना, एक एक वर्ड में देख लेता हूं कहीं छूटने ना पाए। एक चीज लिखी गई है कि टोबैको का जब पिथ लिया था तो प्रोलिफरेशन, एक वर्ड लिखा गया है कि कैलस, देखिए मास कहां गया, टोबैको स्टेम द कैलस प्रोलिफरेट। एक वर्ड लिखा उन्होंने, कैलस का प्रोलिफरेशन, कैलस प्रोलिफरेशन। अगर क्वेश्चन आता है कैलस प्रोलिफरेशन इज डन बाय, किससे होता है, तब क्या समझेंगे? कैलस का प्रोलिफरेशन किससे होता, तो पहले पता होना चाहिए कैलस होता क्या है। अब टिश्यू कल्चर पढ़े ना टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, प्लांट से, चाहे लीफ से, चाहे स्टेम से, चाहे रूट से, कोई भी पार्ट, कोई सेल निकालते हैं या कोई टिश्यू निकालते हैं, उसको हम न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराते हैं। ठीक है, तो सेल डिवाइड करना चालू कर देती है। एक सेल निकाला आपने, ग्रो कराया, साइटोकाइनिन मिला लिया, वो सेल डिवाइड कर रही है। जब तक रूट स्टेम लीफ ना बने, जब तक सारी सेल एक जैसी रहती हैं, इसको बोलते हैं कैलस, ग्रुप ऑफ द अनडिफरेंशिएटेड सेल। ऐसी कोशिकाओं का समूह जो डिफरेंशिएशन जिनमें नहीं हुआ रहता है। समझ रहे डिफरेंशिएशन? अगर नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये सेल है, आपने इस सेल को क्या किया, साइटोकाइनिन मिला दिया, डिवाइड करना चालू कर गई। अब डिवीजन चल रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 सेल डिवाइड कर रही है। ये कब तक करेगा डिवाइड? ये आजीवन तो करेगा नहीं। एक समय आएगा कि इसमें पैरेनकाइमा, कॉलिनकाइमा, ये सब टिश्यू बनना चालू हो जाएंगे, रूट स्टेम लीफ बनेगा, नहीं बनेगा। तो जब तक ये सब नहीं होता है, जब तक टिश्यू नहीं बनते हैं, तब तक को क्या बोलते हैं कि सारी सेल एक जैसी है। अभी ये अनडिफरेंशिएटेड है, अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। ग्रुप ऑफ द अनडिफरेंशिएटेड सेल, ऐसी सेल का समूह जिनमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ रहता, उनको बोलते हैं कैलस। ठीक है, और फिर कैलस से क्या बनेगा, कैलस में डिफरेंशिएशन होगा, टिश्यू बनेंगे, फिर बनेगा रूट स्टेम और लीफ। ठीक है, तो कैलस का मतलब, कैलस की डेफिनेशन बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा। कैलस को बताया गया है, समझाया गया है कैलस क्या होता है। ये कैलस है ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ऐसे सेल्स जो डिफरेंशिएशन नहीं हुआ अभी तक उसमें, उनको तब तक कैलस बोलेंगे। तो कैलस का प्रोलिफरेशन का मतलब क्या हुआ? प्रोलिफरेशन का अगर वर्ड कहीं आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? ताऊ जी, कोई प्रोलिफरेशन का मीनिंग? कितना बज रहा है? 1 अभी टाइम है। हाँ बताइए। हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ बोलिए जोर से। हाँ, डिवाइड, जैसे प्रोलिफरेशन का मतलब कोई चीज बढ़ रही है। ठीक है, फलना फूलना हिंदी में जिसको कहते हैं, हाँ वही प्रोलिफरेशन होता है। तो ये टर्म आपको एक जगह नहीं, कई जगह मिलेगा आपको, हर जगह ये टर्म। तो प्रोलिफरेशन का मतलब ग्रोथ से होता है, ग्रोथ हो रही है। कैलस में ग्रोथ हो रही है, तो कैलस जो है ग्रो कर रहा है अभी। तो कैलस ग्रो कैसे करेगा? सेल डिवाइड होंगी तभी तो कैलस ग्रो करेगा, और सेल डिवीजन तो यही कराता है। इसका मतलब कैलस में प्रोलिफरेशन, कैलस में ग्रोथ या कैलस में सेल डिवीजन कौन कराएगा? साइटोकाइनिन ही कराएगा। और कैलस की डेफिनेशन बता दिया मैंने क्या होता है।
यहां तक हो गया है। इसके बाद में अगला है एब्सिजिक एसिड, देख लीजिए उसकी डिस्कवरी। तो एब्सिजिक एसिड ABA, इसकी डिस्कवरी 3 केमिकल के नाम लिखे गए हैं। 3 साइंटिस्टों ने अलग अलग अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। 3 साइंटिस्ट अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। और उन्होंने 3 तरीके के केमिकल खोजे। उनके नाम क्या थे? उनके नाम थे इनहिबिटर बी, ऑक्सीजन सेकंड एंड डॉर्मिन। इतना लिख लीजिए पहले। हाँ, 3 अलग अलग रिसर्चर्स का मतलब जो रिसर्च करते हैं। आइसोलेट किया, आइसोलेटेड 3 डिफरेंट केमिकल्स, 3 अलग अलग केमिकल्स। या डिफरेंट मत लिखिए, 3 केमिकल्स लिखिए। 3 केमिकल को डिस्कवर किया। उनके नाम क्या थे? उनके नाम थे इनहिबिटर बी, यही लिखा ना, एब्सिजन सेकंड, और एक और क्या है? डॉर्मिन, ठीक है। लेकिन बाद में पाया गया कि केमिकली सब सेम है, केमिकल नेचर सबके सेम है, सब कैरोटीन के डेरिवेटिव ही तो हैं, बस नाम अलग अलग है सबका। जैसे दवाइयों का नाम आता है, ये कौन कौन सी आती है, फीवर की दवाइयां आती है ना बहुत सारी, हाँ अलग अलग ब्रांड सबका, में पैरासीटामोल सभी में पड़ा होता है, दर्द की दवा है आइब्रुफेन सब में पड़ा होगा, नाम सबके अलग अलग हैं। ऐसे सब अलग अलग नाम तो दिखा रहे, केमिकली सब क्या है? सेम है। तो केमिकली सब सेम है, केमिकली जो है ऑल आर सेम, ठीक। तो सबको मिलाकर के एक नाम एब्सिजिक एसिड बोला कि ठीक है, सबका नाम एक जैसा कर दिया जाए। नाम क्या कर दिया गया? सबका नाम एक जैसा एब्सिजिक एसिड रख दिया गया, ठीक है। यहां लिख लीजिएगा, ऑल नोन बाय सेम नेम, FABA। जब देखा गया कि सब अलग अलग नहीं है, सब एक ही जैसे हैं, तो सबका नाम ही सेम कर दो, ठीक। केमिकली खाली उन्होंने नाम अलग दिया, इन्होंने बाद में कहा सब सेम कर दीजिए, तो ये हो गया एब्सिजिक एसिड। अब लास्ट वाला इथिलीन वाला देखिए, इथाइलिन। इथाइलिन पे कैसे? एक नाम दिया इसमें कजिन, ठीक है, कजिन। एक साइंटिस्ट थे कजिन, ये क्या किए? इन्होंने राइप ऑरेंज, राइप मतलब पका हुआ संतरा, उसके साथ में कच्चे बनानों को रख दिया, कच्चा बनाना, अनराइप बनाना, दोनों साथ में रख दिया। तो देखा वो भी पक गया। तो बाद में पता लगा कि वहां से जो पका होता भी है, एक पके फल के साथ में एक कच्चे फल को रखिए आप, तो वो भी पक जाएगा, क्योंकि उससे पके फल से वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल का मतलब जो हवा में मिल जाता है, वोलेटाइल सब्सटेंस निकलेगा, और वो वोलेटाइल सब्सटेंस कहाँ जाता है? अनराइप फ्रूट में, उसको पका देता है। और उसका नाम बाद में खोजा गया, वो इथिलीन था, ठीक है। तो इन्होंने लिख लीजिए क्या किया था, इन्होंने प्लेस्ड कराया, रखा, प्लेस्ड राइप ऑरेंज को, राइप ऑरेंज विथ अनराइप बनाना, ठीक है। और बाद में क्या हो गया? ये भी क्या कर गया? राइपेंड हो गया, ड्यू टू राइपेंड ऑरेंज से वोलेटाइल सब्सटेंस निकला था, उसी को बाद में बोला गया वो इथिलीन है, गैसेस नेचर का है।
हो गया यहाँ तक। एक वर्ड और नोट कर लीजिएगा, कहीं कहीं मिलेगा आपको, बुक में नहीं है। बायो एसे क्या होता है? अगर कोई टेस्ट ऐसा किया जा रहा है जिससे हार्मोन का काम पता लग रहा है, वो हार्मोन करेगा क्या? जैसे अभी जो लाइट वाला टेस्ट जब हो रहा था तो उसमें ऑक्सीजन का रोल पता लगेगा ना, कि ऑक्सीजन करता क्या है। ऑक्सीजन जो है हाइट को बढ़ाएगा, ऑक्सीजन जो है स्टेम को बेंड करा देता है लाइट की डायरेक्शन। मतलब वो टेस्ट जिससे किसी हार्मोन का फंक्शन पता लगता है, उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? बायोएसे। जैसे अवीना कर्वेचर टेस्ट जो है वो बायोएसे है। किसका बायोएसे है? वो ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो ये बायोएसे होता क्या है, लिखिएगा, ये है टेस्ट ऑफ अ प्लांट हार्मोन। एक प्लांट हार्मोन का टेस्ट है। किसके लिए यूज किया जाता है? यूज्ड टू डिटेक्ट फंक्शन, उसके फंक्शन को पता लगाने के लिए। इट्स फंक्शन, उसके फंक्शन को पता लगाने के लिए जो आप टेस्ट करेंगे उसी को बोलेंगे अवीना कर्वेचर, सॉरी उसको बायोएसे बोलेंगे। समझ में आया? यहां तक हो गया। अब देखिए कहां गया। अब कुछ पूछना हो आपको बताइए। हाँ, और किसी को कोई समस्या हो, 5 मिनट में 10 मिनट में अब टाइम है हमारे पास, क्योंकि अगला टॉपिक मैं चालू नहीं कर रहा हूँ। ऑक्सीजन का वो बताना है हमको। क्वेश्चन में अभी हम इसमें डूब जाएंगे, इसलिए डूब जाएंगे क्योंकि वो क्वेश्चन बढ़ाना हम करा दे रहे हैं, क्वेश्चन की बात नहीं। ये देखिए अभी ज्यादा चैप्टर पार्ट खत्म नहीं हुआ है। और जी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ आ गया क्लास, कहाँ गया? एनसीईआरटी पीडीएफ ये आया। समझ में आ रहा जी तुमको? हाँ, थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं है। चलिए 4 पेज में है। ऑक्सीजन इज यूज्ड, भाई फंक्शन से चालू कर दिया, ये पहला ही फंक्शन है। ऑक्सीजन का फंक्शन वाला अभी बताया नहीं, इंटरफेस के लिए बताइए, ये आपको पढ़ा दिया गया है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर, 2 वेस्कुलर बंडल के बीच का जो कैम्बियम है उसको क्या बोलेंगे? इंटरफेसिकुलर। वो बनता है डी डिफरेंशिएशन से, सबको पता ना? हाँ, ये फंक्शन से है, ये फंक्शन पढ़ेंगे तब आएगा, इसे छोड़ रहे हैं इसको। ये भी अभी सब सारे हार्मोन के जब फंक्शन पढ़ेंगे तब ये कर पाएंगे क्वेश्चन। ये देखिए स्कूग वाला, ये देखिए लिख रहा है, स्कूग ऑब्जर्व द कैलस प्रोलिफरेट कर जाता, कैलस में ग्रोथ हो जाती है फ्रॉम द इंटरनोडल साइड। टोबैको का स्टेम जब लेकर के उसमें ऑक्सीजन मिलाया गया, और ऑक्सीजन के साथ में और क्या मिलाया गया, वो सब ध्यान रखिए। वो जो 4 चीजें मिलाई गई थी ना, फिश का डीएनए और वो सब, पहले ऑक्सीजन भी मिलाया गया था। तो क्या मिलाया गया? वैस्कुलर टिश्यू। एक्सेट पूछा है तो एक्सेट में एब्सिजिक एसिड नहीं होगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हाँ ये बताइए। और नहीं तो ये जानते हैं, ये आप कब पढ़ेंगे? अभी जिब्रेलिक एसिड अभी स्टार्ट नहीं किए, उसी में फंक्शन दिया वही पढ़ेंगे, बता देने। ये फंक्शन से है, मैच कराना है। ये भी, ये 2,4-D वाला डीप राइस वाला है, और ये मेसोफिल सेल, हाँ ये बताइए। मेसोफिल सेल है, टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मेसोफिल की सेल को न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा है, कैलस बन गया है। तो कैलस का बनना क्या है? एक सेल से कैलस बन गया, बताइए क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेल से कैलस का बनना सेल डिवीजन में आएगा कि सेल डिफरेंशिएशन में आएगा कि डी डिफरेंशिएशन की री डिफरेंशिएशन?
अब बताइए सोच करके। हाँ, डी में आएगा, समझ रहे हैं? इधर देखिए, जैसे ये प्लांट है, टिश्यू कल्चर क्या करते हैं, प्लांट में से सेल को निकाल लिया, कहीं से भी निकाल लिया, उसको लैब में ले गए, और लैब में ले गए न्यूट्रिएंट मीडियम में, लेबोरेटरी में उसको ग्रो करा लिया। अब ये सेल जो तुमने निकाली, ये सेल कैसी थी? ये कौन सा सेल निकाले? एक चीज तो ये पता होना चाहिए कि जनरली मेरिस्टेमेटिक सेल ही निकालते हैं हम। मेरिस्टेमेटिक प्रेफर करते हैं, कोई भी सेल आप ले सकते हैं, लेकिन वो सेल लेते हैं जो एपेक्स पर होती है, चोटी पर, क्योंकि इन्फेक्शन के चांस वहां कम होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल ले लिया, ठीक है, उसको यहां ग्रो कराया। अब मेरिस्टेमेटिक सेल को ग्रो करा करके आप टिश्यू बना ले रहे हैं, तो सेल डिवाइड ही तो करा रहे हैं, केवल क्या करा रहे हैं, सेल डिवाइड ही हो रही है आपकी। लेकिन अगर आप बीच में से सेल को ले रहे हैं, मान लीजिए आपके पास ये लीफ है, लीफ में से आपने यहां से सेल ले लिया, यहां से ले लिया, तो लीफ में तो मेरिस्टेम तो किनारे होता है ना, लीफ में मेरिस्टेम किनारे होता है। आपने यहां से सेल लिया है तो परमानेंट सेल ली है। कौन सी सेल ली है? परमानेंट ली है। उस सेल को ग्रो करा रहे हैं, वो सेल फिर जो डिवाइड करना चालू की, तो जब परमानेंट सेल डिवाइड करना चालू करते हैं तो उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। एक बार जो डिफरेंशिएशन हो चुका है, दोबारा से उसमें डिवीजन की क्षमता वापस हो रही है ना भाई। मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट का बनना डिफरेंशिएशन, परमानेंट लेकर के फिर से मेरिस्टेमेटिक बना देना ताकि वो डिवाइड कर सके, वो डी डिफरेंशिएशन। होना तो चाहिए डी डिफरेंशिएशन। और हाँ, लेकिन एक कंफ्यूजन ये भी है कि डी तो होगा ही, लेकिन थोड़ा सा इसको भी देखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन, क्योंकि अगर हम मेरिस्टेमेटिक सेल ले रहे हैं तो मेरिस्टेमेटिक जो है वो क्या है, वो कोई अभी टिश्यू नहीं बनाया है ना, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सेल ले रहे हैं। देखिए आंसर क्या दिया है, कहीं देखिए क्या है, खोजिएगा इसका आंसर। होगा तो यही डी डिफरेंशिएशन, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिएगा। हाँ वही है, मिल गया, कैसे मिल गया? अच्छा, तो यही वाला आंसर है। ध्यान रखिएगा, उसमें यहां से जो सेल को ले रहे हैं, ठीक है, वो एक बार परमानेंट सेल हो चुकी है, इसलिए डी डिफरेंशिएशन सही होगा। चलिए यहां तक हो गया है, आगे बताएं? रहने दें, हम नहीं बताएं, क्यों? हाँ, अब आप लोग भी थक गए होंगे, नेक्स्ट पेज ओपन करना पड़ेगा इसके लिए हमको, ठीक है। तो अगली बार ये चैप्टर भी फिनिश होगा, क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे इसके।